चाचा कहते थे कि ऐसा कुछ करना जिसने गांव में किसी ने ना किया हो। कोविड के कारण चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई तो मैं फिर पढ़ाने लगा था। किसान में मेहनत करने की या लगन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। विद्यार्थी कहते थे सर आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। दिखावा ना करके जितनी में कम से कम में चीज़ें संतुलित हो सकें उतना हमें खर्च करना चाहिए। उसका जब मैं कभी कमज़ोर होता था तो वो सबसे ज़्यादा वो दूसरों से लड़ जाती थी मेरे लिए, मतलब खुद की नौकरी छोड़ दी कई बार तो मेरे लिए। उसमें लोगों को आप जागृत कर रहे हैं, समाज में एक नई प्रेरणा जागृत कर रहे हैं। ट्रैक्टर के टब वाला था कि जो होड होते हैं उनको थोड़ा सा पैकिंग का काम, बनाने का काम वो भी सीखा तो उससे थोड़ी आर्थिक मदद हुई। नमस्कार, स्वागत है श्रवण की आवाज़ में। दोस्तों कहते हैं अगर सपनों में दम हो तो गांव की मिट्टी भी मंजिल तक पहुंचा देती है। आज हमारे साथ हैं ऐसे ही एक युवा जिन्होंने श्रवण की धरती और दीपनाखेड़ा गांव से निकलकर मेहनत और लगन से वह मुकाम हासिल किया है जो हर अभ्यर्थी चाहता है। मैं बात कर रहा हूं आकाश रघुवंशी जी की, जिन्होंने मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा MPPSC पास करके वित्त विभाग के सहायक संचालक पद, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस पद प्राप्त किया है। एक किसान परिवार से निकलकर राज्य सेवा तक पहुंचना यह सिर्फ उपलब्धि नहीं, यह प्रेरणा है। आज हम उनके जीवन संघर्ष, उनकी सोच और उनकी सफलता के राज खोलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आकाश रघुवंशी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपको इस बात के लिए थैंक यू कि आपने एक मुझे अच्छा सा मंच यहाँ दिया कि मैं लोगों से जुड़ पाऊँ, उसके लिए भी धन्यवाद सर। आकाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। श्रवण जैसे छोटे शहर और दीपनाखेड़े जैसे गांव से निकलकर आपने वित्त विभाग के सहायक संचालक तक बनने तक का जो सफर तय किया है, शुरुआत कहां से हुई और इस दिशा में सोच कैसे बनी, हम ये जानना चाहेंगे। सर मैं इसकी मतलब अगर पृष्ठभूमि की बात करूं तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जैसे गांव से ही हूं, तो मैं स्कूल के टाइम से ही पढ़ने में अच्छा था। तो गांव वालों ने, परिवार वालों ने और जो मेरे शिक्षक थे सब लोग कहते थे कि ये आगे कुछ अच्छा करे। परिवार वालों को भी, गाँव मतलब और जो समाज के लोग थे उनको सबको विश्वास था कि ये आगे चल के कुछ अच्छा सा करेगा। और अच्छा ऐसा कि मेरे चाचा कहते थे कि ऐसा कुछ करना जिसने गांव में किसी ने ना किया हो पढ़ने के क्षेत्र में। मुझे कोई जानकारी थी नहीं कि कैसे आगे बढ़ते हैं। फिर मैं 10th के बाद भोपाल पहुंचा पढ़ने के लिए, तो वहाँ मेरे भैया लोग रहते थे तो उन्होंने बताया इसको IAS IPS की तैयारी करवाएंगे। मुझे ऐसी कोई जानकारी थी नहीं कि ये क्या होता है। तो उन्होंने एक कोचिंग से एक सर से मेरा संपर्क कराया, मैं उनसे मिला, फिर मैंने इसकी चीज़ें समझी और फिर मुझे महसूस हुआ कि उसकी जिम्मेदारियाँ, उनके दायित्व समझ के, इस पद के दायित्व समझ के समझ में आया कि इससे अच्छा पद मेरे लिए नहीं हो सकता। फिर मैं इस दिशा में आ गया। आपके पिता एक किसान हैं। गांव के माहौल और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल था? जो सर जैसे किसान होता है, किसान में मेहनत करने की या लगन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर अपन देखें कृषि से लेकर किसी भी क्षेत्र में, तो वही लगन अगर हम पढ़ने के क्षेत्र में जगा लेते हैं तो आपको अच्छा प्रतिफल देती है। मैं भी एक किसान ही, मतलब मेरे पिता नहीं, मैं भी किसान हूँ। मैं कृषि का हर काम आप भी मतलब जानते हैं पर्सनली। तो कृषि का हर वो काम जो एक किसान करता है, चाहे पशुपालन को हो, गाय भैंस लगाने से लेके चराने से लेके हर वो काम मैंने किया। लेकिन पढ़ाई में इसको अवरोध के रूप में नहीं आने दिया। जैसे मैं खेत पे भी जाता था 10th तक के, अगर मैं गांव में बताऊं, मैं किताब लेके खेत पे जाता था, खेत पे पढ़ता था, महड़ पे बैठ के पढ़ता रहता था। जब कभी कभी ऐसा होता था घर पे कोई नहीं है तो भैंस चराने भी जाना, तो उससे मतलब रुकावट नहीं हुई, मुझे अंदर से ताकत मिली और अच्छा मेहनत करने का मतलब ताकत मिली मुझे इन सब। आपको इस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या कोई व्यक्ति या कोई घटना या कोई किताब जिसने आपकी ये सोच बदली हो? प्रेरणा की अगर बात करें, जैसे सर मेरे घर में मेरे दादाजी थे। तो दादाजी, मैं जब 4th क्लास में था तो तब से मुझे रामायण पढ़वाते थे, वो भी पढ़ते थे। वो कम दिखता था तो उन्होंने कहा कि ये पढ़, वो सुनते थे। और मेरी हॉबी भी, जो मतलब इंटरव्यू में भी मांगते हैं, मेरी हॉबी भी रामचरितमानस पढ़ने। तो वो पुस्तक जो है वो वर्तमान, जैसे हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो आदर्श लोक प्रशासन के संबंध में सबसे अच्छी बेहतर पुस्तक मुझे रामचरितमानस ही पढ़ती है। और एक लोक सेवक के लिए उससे अच्छा मार्गदर्शक कोई है भी नहीं। मैं उसी को अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। उसी से मुझे इस प्रशासन के क्षेत्र में जन कल्याणकारी करने की प्रेरणा मिलती है। और एक मतलब उसका दोहा चौपाई भी है, उसको भी मैं कोट यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित वहे गए सब शोका, बैरूप न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मतलब है, इसका अर्थ है कि जब राम राज्य स्थापित होता है, 3 लोक में राम राज्य की स्थापना होती है, तो सब लोग खुशी होते हैं और सारे शोक खत्म हो जाते हैं। और साथ ही जो आपस में लोग बैर करते हैं वो बैर खत्म हो जाता है और किसी भी प्रकार का विषमता नहीं रहती। तो जो प्रशासक का भी दायित्व होता है, हमें जिस क्षेत्र में काम करना है वो सारी विषमताओं को ख़त्म करके जन कल्याण के लिए काम करना है। तो वह पुस्तक मुझे मतलब लोक प्रशासक बनने के लिए प्रेरित करती है। कहते हैं हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा हो कि अब नहीं हो पाएगा? तब आपने खुद को कैसे संभाला?
सर जैसे ही मतलब चुनौतियां जीवन में सभी के आती हैं, मतलब अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेरे जीवन में कई बार आई, जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 19 का इंटरव्यू, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, उसके बाद मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ तो डीमोटिवेट भी हुआ। लेकिन जो आपको चाहने वाले लोग होते हैं, जैसे मेरी माता जी हैं, वो मुझसे ज़्यादा उनको मुझ पे विश्वास था कि इसका हो जाएगा। वो घर वालों से लड़ जाती थी कि उसका होगा, हो के रहेगा। और जो मुझे चाहने वाले, मैं पढ़ाता भी था, मेरे विद्यार्थी कहते थे सर आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे अंदर से मोटिवेट करती थी। तो फिर मैंने 24 के लिए पुनः मेहनत जी जान लगा के काम किया तो मेरा अंतिम चयन हो गया। निष्कर्ष यही है कि आप दिल लगा के मेहनत करते हो तो चयन आपका होता है। एमपीपीएससी की कठिन परीक्षा के लिए आपने तैयारी कैसे की? क्या रणनीति अपनाई? कोई ऐसा तरीका जो दूसरे छात्रों के लिए फ़ायदेमंद हो? सर इसमें सबसे पहले तो मतलब बच्चे को अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा अंदर से मोटिवेट रहे, खुद पर विश्वास हो। दूसरा, आपको जैसे पीएससी का पेपर है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले आप अपने पास सिलेबस रखिए, ऐसा रखिए कि वो आपको याद हो। तीसरा अपन अगर देखें कि जो पुराने पेपर हो चुके हैं उन पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उन्हीं के तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे खुद से मतलब इस पे थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखें, एनालाइज करें और किस तरह से पीएससी क्वेश्चन पूछता है उनको अगर ऑब्जर्व करके समझ जाते हैं तो आपकी जो राह है वो बहुत सरल हो जाती है। मतलब दो संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि जो सिलेबस है वो आपको ये बता देता है कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको ये बता देते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। अगर ये बच्चा समझ गया, इसके लिए खुद से थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, वो समझ गया तो आपकी राह आसान हो जाती है। सर जैसे मतलब सोशल मीडिया हम पढ़ते भी हैं सिलेबस में, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसे आप पॉजिटिव लो तो ये आपको ऊपर भी ले जा सकती है। पॉजिटिव इस संदर्भ में कि जैसे करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, गवर्नमेंट भी जनसंपर्क की वेबसाइट चलाती है, वो सारी चीज़ें डालती हैं, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल हैं। तो जनसंपर्क की वेबसाइट फॉलो कीजिए, और जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब से आप पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो। आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको पढ़ सकते हो। तो वो आपको अंदर से मतलब अपने आप को दृढ़ रखना पड़ेगा कि आपको उसका यूज़ कर कैसे रहे हो। पॉजिटिव सेंस में करोगे तो वो आपको बहुत मददगार है। तो लोगों को उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि निगेटिव। हाँ, समय आपका बर्बाद भी करती है वो, अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव में देखोगे। इसके लिए आपको खुद से दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप जाना कहाँ चाहते हो। नीचे आना है तो उसका नेगेटिव यूज़ करो, और ऊपर जाना है तो फिर पॉजिटिव सेंस में उसका यूज़ करो। जब आपका रिजल्ट आया, चयन हुआ, तो आपके घर का माहौल कैसा था? आपने सबसे पहले कॉल किसको किया, या आपको कॉल किसका आया? किसकी आंखें नम हुई? कई वीडियोस हमने आपके देखे हैं। अब सर मतलब मेरी जो तैयारी है ये जर्नी 8 साल की है। और 8 साल में मतलब घर वालों का तो अथाह वो ही था, विश्वास ही था कि इसका होना चाहिए। हर व्यक्ति खुश था, मतलब घर से लेके। और पहला जो कॉल होता है सामान्यतः सबका माँ को ही जाता, मेरा माँ को ही था। और वो मतलब पल मैं बता नहीं सकता। वो जो वीडियो आपने देखा है बाद में मिलने का वो तो है ही, और वो पल का तो मैं कैसे मतलब इजहार नहीं कर सकता। वो अमूल्य पल होता है जीवन का, वो खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी दोबारा। और रोने की बात आपने जैसे बोली कौन, तो मेरे लिए मेरे घर वाले नहीं रोए, मतलब अकेले। मैं मतलब लोगों से मेरे संबंध अच्छे हैं, तो मेरे कई सारे दोस्त, मुझे चाहने वाले, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 लोग जो जिनको जानता हूँ वो रो रहे थे मेरे रिजल्ट पे। तो ये खुशी है लोगों की, मेरे प्रति प्रेम स्नेह है, तो मैं इस बात को लेके भी बहुत खुश होता हूँ। जब आप सहायक संचालक वित्त विभाग के पद पर आ चुके हैं, आपकी मुख्य जिम्मेदारियाँ क्या होने वाली हैं, कि आपका किस तरह का काम रहेगा? जैसे ये पद जो है सर असिस्टेंट डायरेक्टर का है, ये मेरी रैंक रहेगी। तो मैं अलग अलग विभाग में जाके काम कर सकता हूँ। काम मेरा वित्त से संबंधित रहेगा। जैसे अगर कहीं मेरी जिला स्तर पर पोस्टिंग होती है तो मैं जिले में जिला वित्त अधिकारी या जिला कोषालय अधिकारी, हम ट्रेजरी ऑफिसर टीओ बोलते हैं, वो रहेगा। और उसका जो दायित्व होता है उस जिले से संबंधित जितना वित्त का काम है, सरकार का जितना वित्त निकलेगा उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी कि वो मितव्ययता के साथ निकले, और मितव्ययता उस धन के संचालन में हो जिला स्तर पर। पूरे जिले के धन का या गवर्नमेंट धन का मैं संग्रहण करता हूँ, उस तरह से देखते हैं। दूसरा, अगर मेरी विभाग के स्तर पर पोस्टिंग होती है
किसी भी विभाग में हो सकती है, वो चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, PWD। तो उन विभाग में जो फंडिंग होती है, फंड निकलता है गवर्नमेंट का अलग अलग कामों के लिए, तो वो फंड निकालने का काम भी मेरा रहेगा, जो विभाग में भोपाल के स्तर पर पोस्टिंग रहेगी। पता ने सरोंज के आसपास के युवाओं में एक जोश भर दिया है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सर सीधा सा है कि आपका जो कर्म है उसी को आप अपना धर्म मानिए, और उस कर्म पे मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाई के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अगर आप कृषक हैं तो कृषि को ही अपना धर्म मान के उसको जी जान लगा कर मेहनत उस पर कीजिए, वो आपको अच्छा प्रतिफल देगी। पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपका तन मन धन उसी को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में फोकस है वो आपको प्रतिफल जरूर देती है अगर आप ईमानदारी लगन के साथ काम करते हैं। पढ़ाई हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें लगन और निरंतरता आपकी होनी चाहिए। दूसरा संदेश ये, चाहे वो बच्चे हों या बच्चों के पालक हों, दोनों के लिए, कि शिक्षा को आपको निरंतर आगे बढ़ाना है। बढ़ाना इस संदर्भ में कि आज की ज़रूरत अगर हम समझें तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं सब सुनते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी है, लेकिन एक शिक्षा भी है जो चौथी मूलभूत आवश्यकता वर्तमान में बन चुकी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपकी सारी मतलब मौलिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। तो शिक्षा को बच्चों को भी प्रमोट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से पढ़ें। और जो पालक मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को हर वह मौका उपलब्ध कराएं, वो चाहे लड़का हो लड़की हो। ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के साथ थोड़ी सी समस्या होती है सर, तो ये मतलब किसी भी स्तर का भेदभाव ना करें, दोनों को ही समान जिम्मेदारी दें और समान उनको आगे बढ़ने का अवसर। आकाश जी, आपको आज हमारे मंच के माध्यम से गांव के स्कूल में एक छोटे आकाश को, आप जैसे ही किसी बच्चे को कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जैसे मतलब गांव में जनरली हम समझते हैं कि हम चुनौतियों और समस्याओं से हैं, ग्रसित हैं या समस्याएं हमारे साथ हैं। तो सीधा सा है कि कोई भी समस्या आपको कमज़ोर नहीं करती, वो आपको मजबूत बनाती है। चुनौती आपको मजबूत बनाती है, या ऐसा कहें कि आपके जीवन की जो चुनौतियाँ हैं वो आपको भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कर रही हैं। तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए और अपनी कमी जो चुनौती है उसको आपकी मजबूती बनाइए और आगे चल के जीवन में बेहतर कर सकते हैं। मैं इन चुनौतियों से गुजरा हूँ और मुझे पता है जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, अनुभवी इंसान बनते हैं, वो आपको जीवन में अच्छा प्रतिफल देता है। तो चुनौतियाँ आपको अच्छा व्यक्ति बनाएंगी आगे चल के। आपका सफ़र सिर्फ पढ़ाई का नहीं रहा है, संघर्ष का भी रहा है। आप एक किसान परिवार में पले बड़े हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आपने खेती भी की होगी और अभी भी आप कर रहे हैं, और भी आपने क्या क्या किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मेंटेन करने के लिए? हमारे युवा यह प्रेरणादायक कहानी जानना चाहेंगे। सर मैं मतलब बचपन से ही कहूँ तो मैं समय से पहले जिम्मेदार बन गया था, ऐसा मतलब लोग कहते हैं। तो कृषि का हर वो काम एक जो साधारण किसान करता है, खेत जोतने से लेके फसल काटने से सिंचाई करने, हर वो मैंने काम बचपन में किया है। 8-9 के टाइम पे मैंने किया। गाय भैंस लगाने से सारे काम वो किए जो कृषक के संबंध में होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में मेरे जो दायित्व थे मैंने उनका निर्वहन किया। फिर 11 से मैं जैसे भोपाल पहुंच गया था, तो 11-12 मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया था। आर्थिक रूप से चूँकि मेरे चाचा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके साथ भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद से भी थोड़ा सा इकोनॉमिक बर्डन घर पर ज़्यादा ना डालूं। तो मैं जो ट्रैक्टर के टब वाला था कि जो होड होते हैं उनको थोड़ा सा पैकिंग का काम, बनाने का काम, वो भी सीखा, तो उससे थोड़ी आर्थिक मदद हुई। फिर मैंने 12th के बाद ही इस क्षेत्र में तैयारी शुरू की और 3 साल बाद मैं एलिजिबल हो गया, लेकिन लॉकडाउन और ये कोविड के कारण चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई, तो मैं फिर पढ़ाने लगा था। ऑनलाइन मैंने पढ़ाया, PSC की पढ़ाया, फिर भोपाल में भी अलग अलग कोचिंगों में पढ़ाया, जिससे मेरी आर्थिक मदद हुई और जो भी आर्थिक ज़रूरतें थी उनको मैंने पूरा किया। इस बीच ये भी रहा कि मतलब लोग सिलेक्ट बाद में होते हैं, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि शिक्षक सिलेक्ट हो जाते हैं, बच्चे शिक्षक क्यों सिलेक्ट नहीं होता। तो मेरे बच्चे थे, कम से कम आज 100 से ज़्यादा अधिकारी हैं जिन्होंने मैंने पढ़ाया है। डिप्टी कलेक्टर, DSP, कई सारे अलग अलग ज़िले में हैं। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन भी ब्राम लगा दिया कि शिक्षक सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो मैं बाद में मैं भी सिलेक्ट 2024 के उसमें रिजल्ट में हो गया। तो मैंने PSC का भी 4-5 साल पढ़ाया है। आकाश जी, जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत से लोग आपको ताने भी मारते होंगे और अब भैया आपके स्वागत के लिए खड़े होंगे। ऐसा बदलाव देखकर आपके मन में क्या महसूस होता है, और क्या कहीं उन तानों में आपको हिम्मत मिली या ठोकर? इस तरह के तानों से आजकल के युवा कैसे बचें, क्योंकि आजकल इतनी सहनशक्ति बची नहीं है बच्चों में, तो वो किस तरह से इनको इग्नोर करके अपनी तैयारी करें? ऐसे लोग जो होते हैं समाज में, देखिए समाज में सभी तरह के लोग होते हैं और वो आप समाज का हिस्सा हैं तो वो आपको झेलना पड़ेगा। चाहे आप प्रशासक के बाद भी मतलब प्रशासक बन जाएंगे उसके बाद भी आपको अलग अलग चुनौतियाँ, तो ये
चुनौतियाँ तरह से लेना है और उनको दिमाग पे नहीं लेना है किसी, मतलब हर बच्चे के साथ आती है, वो जीवन में हिस्सा है ये। तो उन लोगों का आप वो उनके विचार के ऊपर है, तो उनको बिल्कुल भी नहीं लेना, इन ऐसी चीज़ों को लाइटली लेके छोड़ देना है। और फिर जैसे आपके मन में आता है कि उन्हीं लोगों को सिलेक्शन के बाद, तो ये अगर आप उनके साथ ऐसा करने लगे तो फिर उनमें और आप में अंतर कुछ बचेगा नहीं। तो आपको उनके साथ और विनम्रता का स्वभाव रखना है, ताकि अगर उनको खुद से ये महसूस हो जाए कि मैंने कभी ऐसा कहा, तो वो खुद से उस बात को समझ जाएं। आपको कोई गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है। अब आकाश जी, आप वित्त विभाग में पहुंच चुके हैं, पैसे और योजना की समझ आपको होने वाली है जब आपकी ट्रेनिंग भी होगी, लेकिन आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा समाज, रघुवंशी समाज खास तौर से, कि होड़ लगी हुई है पैसा खर्च करने की, जितना कमाते नहीं उससे कई अधिक खर्च करते हैं। तो हमारे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितना खर्च करें, जब कितना कमाएं, और कैसे अपना वित्त स्थिति को कंट्रोल करके रखें? एक इंसान को अपनी कमाई और खर्च के बीच में कैसे संतुलन रखना चाहिए? सर मतलब पहले कमाने के स्तर पर आते हैं। तो जैसे हम एक पुरुषार्थ पढ़ते हैं, अगर आपने सुना हो, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ माना जाता है, 4 पुरुषार्थ हैं, चतुर्थ पुरुषार्थ कहते हैं उनको, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म मतलब आपके कर्तव्य हैं, अर्थ मतलब पैसा है। तो पैसा कमाना एक कर्म होता है व्यक्ति का, और जितना अधिक कमा सकता है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आती है बात कि उसका तरीका धर्म के आधार पर होना चाहिए। नैतिक पथ पर आप चलकर अगर अर्थ कमाते हो, पैसा कमाते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा, वो अर्थ कमाने से आप दूसरों का भला भी करते हो। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, वो पैसे कमा रहा है, तो वो सिर्फ उसका पैसा नहीं है, वो दूसरे लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो वो अच्छा तरीका है। तरीका नैतिक होना चाहिए, धर्म के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात आती है खर्च के आधार पर। तो खर्च अपनी चीज़ें देखकर, और दूसरा उसमें मितव्यता होना चाहिए, दिखावे के स्तर पर ना होना चाहिए, दिखावा ना हो, जिससे आपकी समाज की जो मूलभूत ज़रूरत है वो पूरी हो सकें। उस आधार पर आप खर्च कीजिए। ऐसा नहीं कि आप समाज को दिखाने के चक्कर में अपना घर भी बर्बाद करते हैं। दूसरा, वो आपको देख के दूसरा परिवार और इस संशय में आता है कि हम कितना खर्च करें कि हम इस परिवार के साथ एक इक्वल खड़े हो पाएँ। दिखावा ना करके जितने में कम से कम में चीज़ें संतुलित हो सकें उतना हमें खर्च करना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें सही। आजकल किसान हैरान परेशान है, उसके और वो क्या करे, क्या अच्छा करे, सरकार क्या अच्छा करे, समाज क्या अच्छा करे, या वो खुद और क्या अच्छा करे कि वो सफल हो पाए। आजकल अपन देख पा रहे हैं कर्ज में ज़्यादा डूब रहा है किसान, तो वो कर्ज से उबर सके और सक्षम हो सके, एक छोटा किसान, उसके लिए कुछ संदेश आप अपने हिसाब से? सर जैसे मतलब जो कृषि होती है वो खुद से ज़्यादा प्रकृति पर निर्भर होती है, और प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी उनको विकृत कर देती हैं कृषि को, तो इसलिए परेशानी आती है। तो ये अपने हाथ में है नहीं, हम इसमें तो सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम सुधार इन चीज़ों में कि जो तकनीक आगे बढ़ रही है, मौसम विभाग भी और सरकार भी इसकी जानकारी देती है कि हम किस तरह की कृषि इस साल करना चाहिए। तो किसान को एक तो इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए कि आगामी मौसम कैसा रहने वाला है और कौन सी फसलें अच्छी हो सकती हैं। दूसरा ये कि हम कृषि से जो कृषक का लगाव है वो धीरे धीरे हट रहा है, या एक तरह से कहें कि कृषक खुद ये नहीं मानता कि ये लाभ का धंधा बचा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कृषि को एक बिजनेस के रूप में अगर वो स्वीकार करता है और ये मानता है कि मेरा इससे अच्छा हो सकता है, तो वो लगन के साथ अगर काम करता है तो वो प्रतिफल भी अच्छा देगी। तो हमें उसमें तकनीक के साथ आगे बढ़ना है, और जो कृषि में ही, जब कृषि हमें करना ही, हम कृषक हैं, तो उसको लगन के साथ क्यों ना करें, तो उसको एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ के उसमें तैयार होना चाहिए ताकि प्रतिफल भी अच्छा मिले। शिक्षक के रूप में पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन आजकल स्टूडेंटों का व्यवहार जो शिक्षकों के लिए होना चाहिए वो कम देखने को मिल रहा है, बस शिक्षक की महत्ता लोग कम समझ रहे हैं। इसके ऊपर एक कोई संदेश, मैं भी एक शिक्षक हूँ, स्टूडेंटों के लिए, वो शिक्षक का सम्मान करें, शिक्षक की महत्ता को समझें, वो सम्मान जो पहले मिलता था वो नहीं दे पाते स्टूडेंट। ये मतलब मैं पर्सनली भी देखता हूँ, ये हमारी जो संस्कृति है वर्तमान में थोड़ा सा हिरास के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। हम जो एक स्वभाव होता है कि गांव में कोई बड़ा है, बुजुर्ग, उसके पैर छूना है, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है। तो शहरीकरण के कारण इसमें थोड़ी सी कमी आई है। ये जिम्मेदारी बच्चों से ज़्यादा उनके पालकों की है। मैं मतलब अगर इसे मानता हूँ कि जो पालक हैं वो अगर अपने बच्चों को संस्कार इस तरह से दें कि उनसे बड़ा कोई मिल रहा है तो वो उनको सम्मान दें, अगर वो डांट दे रहा है तो उसको स्वीकार करें। ये पालकों का नैतिक दायित्व है वर्तमान में कि हमारी जो संस्कृति जिसमें हिरास हो रहा है उसको पुनः जागृत करें, और इसको आगे बढ़ के मतलब शिक्षकों के प्रति ही सही मानकर, या कोई भी बुजुर्ग जो सम्मानित व्यक्ति है उसके प्रति ये सम्मान आप बढ़वा सकते हैं। तो जिम्मेदारी पालकों की है। तो आकाश जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपने आपकी हॉबी बताई, जैसे रामचरितमानस आपकी प्रेरणा रही है, तो उसकी कोई सी ऐसी चौपाई जो आज के युवा वर्ग को, आजकल के बच्चों को मोटिवेट कर सके, शिक्षा दे सके, हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, 2 चौपाई हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा।
जैसे एक शब्द ने सुनी है, वो सरल है लेकिन उसके अर्थ को अपने आप में मानना चाहिए। चौपाई है, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मतलब है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, या जो काम आप सोच सकते हो वो हर काम आप कर सकते हो। तो यहाँ खुद पर व्यक्ति को आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद को प्रेरित रखना चाहिए। मैं इस चौपाई से ये प्रेरणा लेता हूँ। दूसरी एक है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सरल होता है, निर्मल मन का होता है, पवित्र होता है, वो जीवन में अच्छा करता है, ईश्वर भी उसको पसंद करता है। तो आप भी अपने आप में सरल रहिए, पवित्र रहिए, तो ईश्वर आपको अच्छा देगा, प्रतिफल आपको इसका अच्छा मिलेगा। छल कपट ऐसी चीज़ें आपके स्वभाव में, व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए। ये हमेशा आपको अच्छा और ऊपर आगे ले जाती हैं। हमने एक वीडियो देखा जब आप पहली बार अपनी माँ से मिले तो लिपट कर रो रहे थे, तो वो पल कितना प्रेरणादायक था। आपके परिवार का इस पूरे सफ़र में आपके कितना योगदान रहा, और कोई ऐसा अनुभव जो आप परिवार की जैसे मैं बात करूं तो मेरी जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, और मैं इसमें मतलब अपने आप को खुशनसीब भी मानता हूं। इससे जो परिवार का, जैसे हम पढ़ते हैं कि व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो परिवार से आपकी शुरुआत होती है। तो मेरे व्यक्तित्व में जो गुण है वो मेरे परिवार के हैं। मेरी माता का इसमें मतलब माँ का सबसे ज़्यादा योगदान है, जिन्होंने मुझे जीवन में जीने का तरीका सिखाया। पढ़ने के लिए मैं बात करूं, जो प्रेरणा मुझे देते हैं हमेशा, वो मेरे चाचा जी हैं। हमेशा मेरा सहयोग किया मुझे पढ़ाने के लिए, बाहर भी भेजा तो उनका योगदान रहा है। इसके अलावा जो मेरे भाई बहन हैं और कुछ मेरे रिश्तेदार में अगर बात करूं तो मेरी सिस्टर है, मौसी की लड़की है, वो रियल सिस्टर नहीं है, रियल भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है मुस्कान रघुवंशी, आप जानते हो। तो उसका जब मैं कभी कमज़ोर होता था तो वो सबसे ज़्यादा, वो दूसरों से लड़ जाती थी मेरे लिए, मतलब खुद की नौकरी छोड़ दी कई बार तो मेरे लिए उसने। तो इन लोगों का मेरे साथ बहुत सहयोग रहा है। चाचा चाची, 2 चाचा हैं, सबका मतलब परिवारजनों का तो सहयोग है ही मेरे साथ, और अभी भी संयुक्त परिवार है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये हमेशा संयुक्त ही बना। इनकी ये सफलता सिर्फ इनकी नहीं है, बल्कि हर उस युवा की जीत है जो छोटे से कस्बे से बड़े सपने देखता है। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि ये यूं ही सरोंज, विदिशा और अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद आकाश जी, जो हमारे इस खास पॉडकास्ट सरोंज की आवाज़ में आप शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू कहना चाहूँगा। क्षेत्र के लोगों के हिसाब से भी धन्यवाद कि उन लोगों को आप जागृत कर रहे हैं, समाज में एक नई प्रेरणा जागृत कर रहे हैं। कई बच्चों का, जैसे आप और बच्चों का भी डालते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अच्छा करते हैं। तो ये सब चीज़ों से ये है कि जो बच्चे देखते हैं उनको अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, और लोगों तक नई नई जानकारियाँ पहुंच पाती हैं, तो वो जागृत हो पाते हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया का क्वेश्चन पूछा, तो ये पॉजिटिव सेंस में उसका यूज है, और आप इस पॉजिटिव धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए पूरे समाज की तरफ से मैं आपको थैंक यू, पूरे क्षेत्र के लोगों की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इसलिए भी थैंक यू कि आपने मुझे ये फिर से मंच दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको शुभकामनाएँ कि आप बहुत आगे जाएँ, जिससे मेरी वीडियो भी आगे जाए, तो वो भी, बाकी आप भी अपने चैनल के थ्रू आगे बढ़ने का मतलब प्रयास करें निरंतर। थैंक यू सर।